हेलो गाइस, माय नेम इज़ भारत और वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ वीडियो लेक्चर्स जो कि हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 10th के लिए। सो गाइस, क्लास 10th में जब स्टूडेंट्स आते हैं, आप लोग आते हैं तो आपको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं क्योंकि हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम है और इसके लिए आप लोग रेस लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा रटना और चीज़ों को लर्न करना विदाउट अंडरस्टैंडिंग। तो अब वो करना छोड़ देंगे आप लोग, क्योंकि इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स देंगे और हर एक चैप्टर के आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराए जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की हम लोग कोशिश करेंगे और जितने भी डेली लाइफ के एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं ले करके चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेक्चर है, साइंस से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 से, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सीरीज़ को और पहले लेक्चर को। ठीक है, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो गाइस, आप लोगों ने केमिकल रिएक्शंस कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, क्योंकि क्लास 8th 9th में आपने पढ़ा हुआ है फिज़िकल चेंजेस के बारे में और केमिकल चेंजेस के बारे में। तो एक बार आपकी मेमोरी को रिफ़्रेश करा देते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, चलिए तो फिज़िकल चेंजेस एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। आपके पास थी आइस, आपने आइस को हीट देना स्टार्ट किया, प्लस हीट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और हीट देते देते एक ऐसी स्टेज आई कि आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो गई और फिर आपने इसे दोबारा हीट देना स्टार्ट करा, प्लस हीट अगेन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आई कि वाटर विल कन्वर्ट इनटू स्टीम। पहली प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं और दूसरे प्रोसेस को हम लोग बॉइलिंग कहते हैं, जैसा आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। अब इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं दैट दिस इज़ एक्चुअली अ फिज़िकल प्रोसेस। और ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब इनिशियली आपके पास एक आइस का ब्लॉक था, आपने उसे जब कंटिन्यूसली हीट दी तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स थे वो कुछ इस टाइप के दिखते थे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो H2O यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स ही थे आइस के अंदर, जो कि एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रख रहे थे, और इतना ज़्यादा अट्रैक्शन कि वो मूव ही नहीं होने दे रहे थे आपस में पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को। तो जब एक ऐसी स्टेज थी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन की पार्टिकल्स के बीच में, तो वो स्टेज थी आइस की, सॉलिड की। और जब सॉलिड को हीट दी जाती है तो वो मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है इसके अंदर, सॉलिड ब्लॉक ऑफ आइस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। बट अंदर जो मॉलिक्यूल थे पहले उन्होंने एक दूसरे को बहुत अट्रैक्शन के साथ जकड़ रखा था, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अब वो अट्रैक्शन थोड़ा सा लूज़ हो गया। अब इसके अंदर के पार्टिकल्स यहाँ वहाँ मूवमेंट कर पा रहे हैं, कंटिन्यूस रैंडम मूवमेंट, जिसे कि हम लोग नाम देते हैं ब्राउनियन मोशन का। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की वाली ये है कि वाटर के अंदर अभी भी पार्टिकल्स सेम ही हैं, H2O के ही हैं, आइस में भी वही थे। और अगर इस पानी को और ज़्यादा हीट कर देते हैं आप तो कन्वर्ट हो जाती है ये ऐसे करके स्टीम में, पार्टिकल्स बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं और यहाँ वहाँ कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। इस स्टेज के अंदर भी, स्टीम स्टेज के अंदर भी पार्टिकल्स जो थे वो वाटर के ही थे, H2O के ही थे, मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं हुए। तो हम लोग ऐसा फिज़िकल चेंजेस को कहते हैं कि फिज़िकल चेंजेस आर दोज चेंजेस वेयर नो न्यू सब्सटेंस इज बीइंग फॉर्म्ड। तो अगर कुछ भी नया फॉर्म नहीं हो रहा होगा तो उसको हम लोग नाम दे देंगे किस चीज़ का? फिज़िकल चेंज का। तो ये था फिज़िकल चेंज। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम लोग बात करते हैं, लेट्स से आपके पास अगेन वाटर था, वाटर में आपने शुगर को ऐड किया, वाटर में शुगर के साथ आपने सॉल्ट को भी ऐड कर दिया और कहीं से एक नींबू लेकर आपने उसमें लेमन जूस भी ऐड कर दिया। तो अब आपने जब इन सब चीज़ों को एक ग्लास के अंदर मिलाया तो बना आपका क्या? लेमनेड।
अब ये जो मिक्सिंग का प्रोसेस है, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1 वाज दैट, तो ये जो मिक्सिंग का प्रोसेस है इसमें बनने वाला सब्सटेंस जो है लेमनेड, दिस इज़ नॉट कॉल्ड अ न्यू सब्सटेंस। वाई? बिकॉज लेमनेड की अगर प्रॉपर्टी देखें तो लेमनेड जो होता है ड्रिंकेबल भी होता है, लिक्विड भी होता है, जस्ट लाइक वाटर, शुगर के जैसा मीठा भी होता है, और सॉल्ट के जैसा थोड़ा सा नमकीन भी होता है, और सावर भी होता है लेमन जूस की तरह। तो इसमें आप क्लियरली एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ कि भाई जब हम लोग लेमनेड बना रहे हैं तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ तो उसकी उसी से मिल रही हैं, उन्हीं चीज़ों से मिल रही हैं जिन चीज़ों से वो मिलकर बना था, कुछ नया नहीं बना इसका मतलब। वंस अगेन, नो न्यू सब्सटेंस इज बीइंग फॉर्म्ड, दिस विल बी कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। अब आ जाते हैं हमारे केमिकल चेंजेस पर। ये हैं हमारे चैप्टर के हीरो, इन पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, तो स्टार्ट करते हैं इनको भी। केमिकल चेंजेस, यहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा था, ये हमने माना था मेन चीज़ या फिर फिजिकल चेंजेस को डिफाइन करने के लिए एक बेस। केमिकल चेंजेस थोड़ा सा अलग होते हैं, अगर इनको डिफाइन करें तो कुछ इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस in which a new let's say chemicals, और इन केमिकल्स का नाम दे देते हैं हम रिएक्टेंट्स, react together to form new chemicals, और इन नए वाले केमिकल्स को कह देते हैं प्रोडक्ट्स। अब देखते हैं इसको भी कि ये क्या है। तो हमने कह दिया कि भाई एक ऐसे चेंज जिसके अंदर की एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर की कुछ केमिकल्स हैं हमारे पास इनिशियली, जिनका नाम दे दिया हमने रिएक्टेंट्स, ये रिएक्ट करेंगे और नए केमिकल्स बनाएंगे जिनको कि नाम देंगे हम लोग प्रोडक्ट्स का। अब देखते हैं कि ये क्या है। चलिए, आपके पास थी हाइड्रोजन और आपने ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन करवाया, और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है, इस रिएक्शन को बर्न होना ही कहते हैं हाइड्रोजन का, तो तब बनता है वाटर। ठीक है, अब अगर अंदर की बात करें कि अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के अंदर क्या चेंज हो रहे हैं, शुरुआत में आपके पास होंगे ऐसे करके 2 हाइड्रोजन, और रिएक्शन करवाएंगे आप ऐसे ऑक्सीजन के साथ। बाय द वे, इनको कई बार डाई हाइड्रोजन भी बोल देते हैं, इसको डाई ऑक्सीजन भी बोल देते हैं। वाई? बिकॉज 2 एटम पर मॉलिक्यूल वहाँ पर प्रेजेंट हैं हाइड्रोजन के, तो डाई हाइड्रोजन, ऐसे यहाँ पर डाई ऑक्सीजन। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं आपस में, तो अब पहले तो था भाई 2 हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे को इस टाइप से पकड़ के रखे हुए हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम इस टाइप से पकड़ के रखे हुए हैं आपस में। बट अब नई चीज़ बनेगी कि ऑक्सीजन तो आ गया बीच में सेंटर में, और दाएं बाएं ये चंगू मंगू हाइड्रोजन्स यहाँ पर आ चुके हैं। नाउ एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है विच वी कॉल वाटर। अब भाई अगर आप लोगों को अभी भी शक है कि यार वाटर एक न्यू सब्सटेंस कैसे हो गया, ऑक्सीजन तो यहाँ पर भी थी, हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी थी, तो इसके लिए हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं रिलेट करके। ये क्या बनने वाले H2O या वाटर की प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलती जुलती हैं या फिर नहीं। तो एक बार प्रॉपर्टी चेक भी कर लेते हैं यहाँ पर। H2 एक गैस होती है रूम टेम्परेचर पर। इनफैक्ट डाईहाइड्रोजन जो होती है ना, अगर मैं सोचूं तो एक लाइटेस्ट गैस होती है। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी गैसेस आपको मिलेंगी, लाइटेस्ट गैस विल बी हाइड्रोजन या डाईहाइड्रोजन। इतनी लाइट होती है कि हमारे आसपास जो सराउंडिंग है, एटमॉस्फेयर है, उसमें आपको ऑक्सीजन मिलेगी 21% करीब करीब, 78% करीब करीब नाइट्रोजन मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, मीथेन मिल जाएगी, हीलियम मिल जाएगी, और बाकी सारी दुनिया भर की गैसेस आपको मिल सकती हैं, लेकिन हाइड्रोजन नहीं मिलती। वाई? बिकॉज हमारी अर्थ के पास इतना ग्रेविटेशन फोर्स ही नहीं है कि इस लाइट हाइड्रोजन गैस को वो पकड़ के या जकड़ के रख सके। तो ये बनती है और भाग जाती है। तो
ये भी एक गैस है और ये भी ऑक्सीजन भी एक गैस है अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें। बट H2O जो है भाई वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पर 25, 27, 28 ऐसे डिग्री सेल्सियस पर ये लिक्विड होता है और ये दोनों गैस होती हैं। चलिए, तो इससे भी कुछ लोग कन्विंस नहीं होंगे क्योंकि भाई यहाँ पर भी एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था और एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा था, तो कहेंगे यार ये तो नॉर्मल चेंज है, तो ये कैसे प्रॉपर्टी अलग हो गई। एक और देख लेते हैं। डाइहाइड्रोजन जो होती है ये बर्न हो सकती है, डाइऑक्सीजन जो होती है ये बर्न खुद नहीं होती, इट हेल्प्स इन बर्निंग। लेकिन कुछ चीज़ बर्न हो रही हो और आप पानी डाल दो तो क्या वो और ज़्यादा बर्न होगी, आग और बुझ जाएगी उससे। तो इसके अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलती। ऐसे ही पानी, इसको आप ड्रिंक कर सकते हो, डाइऑक्सीजन को ड्रिंक कर सकते हो, डाइहाइड्रोजन को ड्रिंक कर सकते हो, डाइऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, जो हम लोग सांस लेते हैं उसके बाद रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, उसमें डाइऑक्सीजन यूज़फुल होती है। ये यूज़फुल होती है? नहीं होती। पानी के साथ सांस ले सकते हो, पानी को अंदर खींच सकते हो? नहीं खींच सकते। और ऐसे ही और सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। वाटर जो है, वाटर पीने के साथ साथ हम उससे बेदिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए, क्लीनिंग के लिए, हज़ार चीज़ों के लिए हम लोग वाटर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को नहीं यूज़ कर सकते। तो प्रॉपर्टी के बेसिस पर हमको देखकर लग रहा है कि एक नई प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस बना है। मॉलिक्यूल तो एक नया बना ही है, नई प्रॉपर्टी वाला एक सब्सटेंस बना है और इसीलिए हम इसको नाम देंगे केमिकल चेंज का। क्यों? क्योंकि एक न्यू सब्सटेंस इज बीइंग फॉर्म्ड हियर। सो अब आपको एक बार रिवाइज हो गया होगा कि केमिकल और फिजिकल चेंज में क्या डिफरेंस था जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा। चलिए मैं एक बार बोर्ड रब करता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो गाइस चलिए एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं अब। तो एनसीईआरटी जब आप देखेंगे तो चैप्टर में फर्स्ट पेज पर आपको ये एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप लोगों को लगता है कि ये चेंजेस केमिकल चेंजेस हैं या फिर नहीं हैं। वन बाय वन इनको देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि कैसे बाय केमिकल चेंज की डेफिनेशन ये सारे के सारे केमिकल चेंज होंगे। चलिए वन बाय वन इनको कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुकिंग फूड। तो खाना हम लोग खाते हैं और रॉ फूड जो होता है उसको यूजुअली हम लोग कुक करके खाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रूट्स, बट यूजुअली जो रॉ फूड होता है जैसे कि पल्सेस हो गई, राइस हो गया, वीट हो गया, तो अगर आपको वीट की चपाती बनानी है तो पहले उसमें पानी मिलाएंगे, ठीक है, डो बनाएंगे और फिर चपाती बनाएंगे हीट करके। ऐसे ही कई बार हम लोग स्टीम करते हैं चीज़ों को। तो रॉ फूड जो होता है उसको कुक करने का, उसको कुकड फूड में कन्वर्ट करने का हमारा जो मकसद होता है वो ये होता है कि जब हम रॉ फूड को कुकड फूड में कन्वर्ट कर लेते हैं ना तो पचने में आसान हो जाता है, डाइजेशन उसका इजी हो जाता है। वाई? बिकॉज रॉ फूड के अंदर वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, बट उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में हमारी बॉडी उन्हें एक्सेप्ट कर सकती है, हम लोग खा सकते हैं। तो रॉ फूड को हीट करके, स्टीम करके हम कुक्ड फूड बनाते हैं, एक न्यू टाइप का सब्सटेंस बनाते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर आसानी से जा सकता है और उसको हम डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस, कुक्ड फूड इज़ नॉट लाइक रॉ फूड, इसको हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो कुक्ड फूड इज़ अ न्यू सब्सटेंस and hence we can say yes, this is a chemical change. अब नेक्स्ट वाला देखते हैं डाइजेशन। कुक्ड फूड के अंदर आप लोग ये चीज़ पढ़ोगे भी आगे जाकर, डाइजेशन एक पूरा का पूरा चैप्टर है बायोलॉजी साइंस में आपका। तो कुक्ड फूड के अंदर हमारी बॉडी को जो चाहिए होती हैं चीज़ें, मेनली 3 चीज़ें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। ये तीनों चीज़ें कुक फूड के अंदर मिलती हैं। इसके अलावा बॉडी को विटामिन, मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, हम लोग उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो होते हैं कुक्ड फूड में हैं। अब हम लोग जब उसे खाते हैं तब क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं अलग अलग एंजाइम्स, प्रोटीएज, एमाइलेज, लाइपेजेस। तो
प्रोटीएज क्या करते हैं, प्रोटीन को ब्रेक करके कन्वर्ट कर देते हैं पेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स के अंदर। तो जब इसके अंदर इसका कन्वर्जन हो जाता है ना, तो ये फॉर्म जो होती है अमीनो एसिड की या पेप्टाइड की, ये हम लोग जल्दी से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एब्जॉर्ब करके ब्लड में इन चीज़ों को भेज देती है और फिर ये अपना काम करते हैं। प्रोटीन अपना काम करता है बॉडी को रिपेयर करने का, कार्बोहाइड्रेट काम करता है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का, फैट काम करता है प्रोटेक्शन और इम्यूनिटी बढ़ाने का, और भी बहुत सारे काम करते हैं ये तीनों। कार्बोहाइड्रेट ऐसे ही दूसरे एंजाइम होते हैं एमाइलेज, उसकी हेल्प से कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएंगे शुगर्स में या सिंपल शुगर्स के अंदर। ऐसा ही एक शुगर होता है ग्लूकोज C6H12O6, इसका केमिकल फॉर्मूला है, याद रखना, नेक्स्ट एग्जाम्पल में यही आने वाला है। ऐसे ही फैट्स के लिए बॉडी के अंदर लाइपेजेस होते हैं, फैट्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड्स या ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर। तो इस प्रोसेस को कन्वर्जन ऑफ दीज थिंग्स इनटू स्मॉलर यूनिट्स, जो कि स्मॉलर यूनिट्स हम लोग एब्जॉर्ब कर पाएंगे ब्लड, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, और ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करके हर एक सेल को पहुंचा पाएंगे। तो क्योंकि न्यू सब्सटेंसेस वंस अगेन बन रहे हैं डाइजेशन के अंदर, इसलिए डाइजेशन को भी कंसिडर करेंगे, यस इट इज़ अ केमिकल चेंज। अब इससे अगला वाला देख लेते हैं, रेस्पिरेशन। सबसे पहले आप लोग ये सोचिए कि रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट नहीं होता है। रेस्पिरेशन का मतलब इससे बहुत ज़्यादा डीप है, गहरा है। कैसे? जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस के साथ बहुत सारी हवा हम लोग अपने लंग्स में फिल करते हैं। उस हवा के अंदर 20.8% के आसपास ऑक्सीजन है, और जब वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो लंग्स क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को खींच लेते हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं, बाकी गैसेस को छोड़ देते हैं, और वो जो ऑक्सीजन है क्या हो जाती है, ब्लड में चली जाती है लंग्स के थ्रू, और ब्लड सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में, जैसा कि आपको पता ही होगा। यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, कहीं से भी हल्का सा कट लग जाए तो ब्लड आ ही जाता है। तो ब्लड वेसल्स क्योंकि हर पार्ट में है बॉडी के, तो ब्लड उनके थ्रू हर रीजन में, हर पार्ट ऑफ बॉडी में पहुँचता है और सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स भी पहुँचाता है। ठीक है, ऐसे ही डाइऑक्सीजन को भी ब्लड ही कैरी करता है और सब जगहों पर पहुँचाता है। अब ऑक्सीजन जब एक सेल के अंदर जाती है तो होता क्या है, वहाँ पर सेल के अंदर ऑलरेडी ब्लड ने ही ये C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज पहुँचा रखा है पहले से, और अब क्या कर दिया ब्लड ने, रेस्पिरेशन में जब हमने ब्रीदिंग इन करा तो वहाँ पर उसने ऑक्सीजन को भी भेज दिया। और जब ऐसा हुआ कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिला तो हमारी सेल क्या करती है, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ बर्न करवाती है, जलाती है, और इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी उस सेल को मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, और बहुत सारी एनर्जी भी इस प्रोसेस के अंदर निकलेगी। और ये जो एनर्जी है यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडीली फंक्शंस के लिए, और हम जो भी काम करते हैं उसके लिए। हमारी मसल्स को जब एनर्जी चाहिए होती है तो ग्लूकोज बर्न करेंगे, हमारी सेल्स को जब एनर्जी चाहिए होती है तो ग्लूकोज बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ। ये जो प्रोसेस है दैट इज़ मेनली कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मतलब जस्ट ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट नहीं है। रेस्पिरेशन एक केमिकल चेंज कहलाएगा, बिकॉज देयर आर न्यू सब्सटेंसेस विच आर बीइंग फॉर्म्ड, नई चीज़ें बन रही हैं। यहाँ पर सीधा सीधा आपको दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना, H2O वाटर बना, और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया। अब इससे अगला वाला देखते हैं, फर्मेंटेशन। ये भी एक टाइप का केमिकल चेंज होता है। कैसे? ये कुछ ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, जैसे यीस्ट ले लेते हैं, खमीरा जिसे कहते हैं ना हिंदी में, तो उसको ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए होती ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो भाई क्या करता है कि ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज को डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, C2H5OH के अंदर। इसका नाम होता है भाई क्या, इसका नाम होता है इथेनॉल। नाम ध्यान रखना, काम आएगा आगे के लिए। और जब ये इथेनॉल में कन्वर्ट करता है एक और चीज़ बनती है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड, और वंस अगेन बहुत सारी एनर्जीज़ को मिल जाती है, और ये एनर्जी वो खमीरा या यीस्ट अपने लिए यूज़ कर लेता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। वंस अगेन
देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि भाई इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड न्यू सब्सटेंसेस हैं जो कि पहले नहीं थे हमारे पास, और इस प्रोसेस में वो जनरेट हो रहे हैं न्यू सब्सटेंसेस, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ, ये भी एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है कि क्या होता है जब एक आयरन पेन को आप खुले में रख देते हैं, नमी के अंदर रख देते हैं, तो जो प्रोसेस होता है वो होता है रस्टिंग। इसलिए मैंने सीधा डायरेक्ट ही रस्टिंग लिख दिया है। मान लेते हैं कि ये है आपके पास आयरन का पेन, और इस पेन में इस पेन को आपने ऐसे ही रख दिया है नमी में, तो आयरन क्या होता है, थोड़ा थोड़ा शाइनी होता है। यूजुअली कास्ट आयरन की बात नहीं कर रहे हैं, जो कि आप लोगों के यहाँ पे कढ़ाइयाँ होती होंगी घर पर कास्ट आयरन की, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। आयरन पेन की बात कर रहे हैं, तवे की बात कर रहे हैं। तो तवा मान लीजिए इस टाइप का है और आपने रख दिया है उसे नमी में, हवा में, तो होता क्या है, इसके ऊपर रेड कलर की एक लेयर जम जाती है, और उस लेयर को हम लोग क्या नाम देते हैं, उस लेयर को हम लोग नाम देते हैं रस्ट का, और जो प्रोसेस होता है वो रस्टिंग होता है। ये जो रेड कलर, या सॉरी नॉट एग्जैक्टली रेड, रेडिश ब्राउन कलर की जो लेयर है रस्ट की वो एक न्यू सब्सटेंस है। वाई? बिकॉज उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग हैं। जब आयरन पेन में हम लोग खाना बना सकते हैं, रोटियां बना सकते हैं, रस्ट के ऊपर जब होता है तो मम्मी क्या करती हैं आपकी, उसे धोकर हटा देती हैं, बिकॉज दिस इज़ हार्मफुल फॉर अस। तो रस्ट की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं बिल्कुल अलग होती हैं आयरन की प्रॉपर्टीज़ से। वंस अगेन एक नया सब्सटेंस इस प्रोसेस में बनता है जब आयरन की रस्टिंग होती है, तो ये भी एक केमिकल चेंज हुआ। अब लास्ट वाला देख लेते हैं। जब मिल्क को, दूध को आप रख देते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं गर्मियों के मौसम के अंदर, तो शुरुआत में क्या होता है भाई, आपके पास होता है यहाँ पर लिक्विड मिल्क, और जब उसे छोड़ देते हैं गर्मियों में ऐसे ही, तो क्या करता है, उसमें हल्की सी सावर स्मेल आने लगती है, खट्टी स्मेल आने लगती है, और यहाँ पर सॉलिड टाइप के कर्डरी सब्सटेंस नीचे जम जाते हैं। ये है कर्डी पार्ट, और ऊपर जो होता है, ऊपर हल्का हल्का वाइटिश टाइप का लिक्विड हो जाता है, वाइट येलोइश टाइप का, उसे हम लोग नाम देते हैं वे। और ये वे जो होता है ना, बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है। इनफैक्ट बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स आपने सुना होगा वे प्रोटीन लेते हैं, खाते हैं, तो वे प्रोटीन इसी में से आता है। हिंदी में इस वे को, या जो ऊपर जो लिक्विड बन जाता है ना उसका, मिल्क का, तो उसको कहते हैं हिंदी में मठा। तो अब अगर ये वे है आपके पास, तो इस वे से आप वे प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और ये कर्डी सब्सटेंस अलग हो गया। तो यहाँ पर मिल्क पहले जो था वो सावरी टाइप के वे और कर्डी सब्सटेंस में बदल जाता है। इस कर्डी सब्सटेंस से पनीर बना लोगे, वे से वे प्रोटीन बना लोगे, और न्यू सब्सटेंस यहाँ पर जनरेट हो जाते हैं। वंस अगेन व्हेन अ न्यू सब्सटेंस इज बीइंग फॉर्म्ड, तो रिएक्शन को हम लोग कहेंगे कि हाँ, रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। तो इससे हम लोगों ने देखा कि सारे के सारे जो फर्स्ट पेज पर एनसीईआरटी के रिएक्शंस दिए हुए हैं, चेंजेस दिए हुए हैं, सारे के सारे ही केमिकल चेंज को डिनोट करते हैं, केमिकल चेंजेस हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और एक और पार्ट ले लेते हैं बिफोर वी एंड दिस वीडियो। सो गाइस, हम लोगों ने बात कर ली कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब एक चीज़ देख लेते हैं कि कैसे हम लोग बता सकते हैं, कुछ चेंजेस ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि वहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है। तो ये कुछ जनरल इंडिकेशंस आपको दी हुई हैं कि इनके बेसिस पर आप बता सकते हो। एनसीईआरटी में से ये लिया हुआ है। तो अगर आपको कहीं पर चेंज इन स्टेट देखने को मिले, चेंज इन कलर देखने को मिले, चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिले, तब आप ऐसा सोच सकते हैं कि केमिकल चेंज हो रहा होगा। श्योर नहीं होंगे आप। या फिर इसके अलावा एवोल्यूशन ऑफ अ गैस देखने को मिले कहीं पर आपको, कि कोई गैस है वो इवॉल्व हो रही है वहाँ पर रिएक्शन में से या प्रोसेस में से, तब आप कह सकते हैं। इनका एक एक एग्जांपल देकर देख लेते हैं भाई। तो अगर आपके पास डाईहाइड्रोजन है और डाईऑक्सीजन है, तो आप उसको जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये भी गैसियस फॉर्म में होती है और ये भी गैस होती है रूम टेम्परेचर पर। तो H2O बनता है जो कि होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो वही हुआ ना वहाँ पर चेंज इन स्टेट, दो गैसेस से मिलकर एक लिक्विड बन गया। इस चेंज इन स्टेट में हम लोग ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर कि ये केमिकल चेंज भी हुआ है।
सही बात है। अब कलर चेंज, तो हमने देखा था रस्टिंग में क्या हो रहा था कि जो आयरन था ना, वो आयरन कन्वर्ट हो रहा था किस में, रस्ट के अंदर। और जब ऐसा हो रहा था तो पहले आयरन की जो एक मेटेलिक शाइन थी, वो मेटेलिक शाइन उसकी नहीं रही थी जब वो कन्वर्ट हो रहा था रस्ट में। रस्ट एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस था, तो वही कलर चेंज भी यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है। ये भी एक केमिकल चेंज था, हम लोगों ने बता दिया है, और इसमें एक कलर चेंज भी हो रहा है। टेम्परेचर चेंज, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपकी बुक में एक्टिविटी भी मेंशन्ड है। तो मान लीजिए आपके पास एक मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, एक इस टाइप की कॉइलिंग के अंदर एक मेटेलिक रिबन होता है, और ये सब्सटेंस होता है मैग्नीशियम, Mg केमिकल सिंबल इसका। तो Mg जो होता है मैग्नीशियम, इसका एक रिबन होता है, मेटल होता है ये, और शाइनी कलर का होता है। तो इसको अगर बर्न करके देखें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन के साथ अगर इसका रिएक्शन करवाओगे भाई, तो बहुत सारी एनर्जी निकलेगी और बनेगा MgO। इसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और बहुत सारी इस प्रोसेस में एनर्जी भी निकलती है, जैसा मैंने आपको बताया। तो टेम्परेचर चेंज वहाँ पर हो रहा होगा, बहुत हॉट हो जाएगा एनवायरनमेंट। और एक और चीज़ है, एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अगर मैग्नीशियम का रिबन जो है, जो फीता जो है आप बर्न कर रहे हो, तो कई बार उसको सैंड पेपर से घिसने को बोलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि भाई मैग्नीशियम जो होता है ऑक्सीजन के साथ ऑलरेडी रिएक्ट करके ना थोड़ी थोड़ी लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड के अपने ऊपर। तो जब हम लोग उसको बर्न करते हैं तो बर्न नहीं होता, क्योंकि ये सब्सटेंस ऑलरेडी उसके ऊपर जमा हुआ होता है। तो इसलिए उसको कई बार घिसने के लिए बोलते हैं। तो मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और एनर्जी निकालता है बहुत सारी, तो वहाँ पे टेम्परेचर चेंज देखने को मिलते हैं। ये भी एक टाइप का आपको केमिकल चेंज कह सकते हैं। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, जो कि एक्टिविटी के फॉर्म में एनसीईआरटी में मेंशन है। तो एक कॉनिकल फ्लास्क लीजिए आप लैब के अंदर, और इसके अंदर आप डालिए सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर आप थोड़ा सा जिंक जो होती है, ग्रैन्युलेटेड या फिर दानेदार जिंक, तो वो डालिए। तो ये जिंक हो गया और ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला होता है इसका H2SO4, याद रखिएगा। तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड आपने डाइल्यूटेड लिया है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया। एसिड वो वाला कि भाई एक बूंद डलते ही हाथ पूरा जल जाए, वैसा वाला नहीं। तो इसमें पानी मिलाएंगे बहुत सारा, और ये जो रिएक्शन है आप हमेशा लैब में जाकर किसी टीचर की सुपरविजन में ही करेंगे। तो जब जिंक ग्रैन्युलेटेड या दानेदार वहाँ पर डाला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, तो होता क्या है, ये रिएक्शन होता है जहाँ पर कि H2SO4 जो होता है वो डाइल्यूटेड फॉर्म का रिएक्ट कर जाता है जिंक के साथ, और जिंक सल्फेट बनता है। नाम इसका ध्यान रखेंगे, जिंक सल्फेट, और वहाँ पर डाइहाइड्रोजन जो गैस है वो निकलती है। और ये डाइहाइड्रोजन क्योंकि गैसियस फॉर्म में है, तो होता क्या है भाई कि निकलते ही वहाँ से फोर हो जाती है, भाग जाती है। तो एवोल्यूशन ऑफ अ गैस भी वहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको। तो ये केमिकल चेंज भी है, न्यू सब्सटेंस बन रहा है जिंक सल्फेट और डाइहाइड्रोजन, जो कि पहले नहीं था हमारे पास। और होता क्या है, एक एवोल्यूशन ऑफ गैस भी देखने को मिल रहा है। तो ये भी केमिकल चेंज यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि कहीं पर गैस इवॉल्व हो रही है। तो अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि मैं बार बार आपको एक चीज़ ही बोल रहा हूँ कि भाई क्या आप लोग इन चीज़ों को देखकर, इन चेंजेस को ऑब्जर्व करके ये श्योर हो जाएंगे कि हाँ ये केमिकल चेंज हो ही रहे हैं यहाँ पर, या फिर नहीं थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ी गड़बड़ रह जाएगी। अगर आप हर चेंज को आप बोल देंगे कि अगर स्टेट में चेंज है तो यस केमिकल चेंज हो रहा है वहाँ पर, अगर कलर में चेंज है तो केमिकल चेंज हो रहा है वहाँ पर, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन इंडिकेशंस के बेसिस पर आप श्योर हो जाएं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
हमने बात करी कि जहाँ पर चेंज इन स्टेट ऑब्जर्व होता है वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं इसका, चेंज इन स्टेट तो भाई वहाँ पर भी हो रहा था जब हमने पहले एग्जांपल में आइस को कन्वर्ट किया था वाटर के अंदर। तो एक सॉलिड जो कन्वर्ट हो रहा था लिक्विड के अंदर, तब तो वहाँ पर हम लोगों ने नहीं बोला था केमिकल चेंज है, तब तो हमने बोल दिया था कि हाँ ये एक फिज़िकल चेंज है। ऐसे ही आयरन रस में जब कन्वर्ट हो रहा है तो मेटलिक शाइन उसकी जा रही है और रेडिश ब्राउन सब्सटेंस बन रहा है, कलर चेंज हो रहा है। अगर आपने हल्दी ली, उसे पानी में डिज़ोल्व कर दिया, या मिर्ची ली, उसे पानी में डिज़ोल्व कर दिया, कलर चेंज हो गया, पीला लाल ऐसे, क्या वो केमिकल चेंज कहलाएगा? नहीं। तो वो फिज़िकल चेंज होगा। ऐसे ही आपने बात की टेम्परेचर चेंज की। टेम्परेचर चेंज जो होते हैं, मैग्नीशियम को जब इसके साथ बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, तो एनर्जी निकलती है, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट हॉट हो जाता है। तो कैसे है कि हाँ वहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है। पर क्या श्योर हो जाते हैं कि टेम्परेचर चेंज में केमिकल चेंज हो जाता है? नहीं हो सकते। जैसे कि अगर स्टीम है, स्टीम जब वाटर में कन्वर्ट होती है तो ये बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ करती है। रिमेंबर एक क्वेश्चन था 9th क्लास में कि भाई विच कॉजेज सिवियर बर्न। आप अगर जलते हैं तो स्टीम से ज़्यादा जलेंगे, भाप से ज़्यादा जलेंगे, या फिर पानी से ज़्यादा जलेंगे बॉइलिंग वाटर से? तो आंसर हुआ करता था स्टीम। क्यों? क्योंकि जब स्टीम कन्वर्ट होती है ना वाटर में, गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में जाती है तो बहुत सारी वो एनर्जी रिलीज़ करती है, और वो एनर्जी पहले आपको जलाएगी, फिर स्टीम कन्वर्ट होगी बॉइलिंग वाटर में, वो आपको और जलाएगा एडिशनली। तो ज़्यादा सिवियर बर्न्स जो होते हैं वो स्टीम से होते हैं। वापस आ जाते हैं इस केस पर, तो जब स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो रही है तब भी एनर्जी दे रही है, टेम्परेचर चेंज तो तब भी ऑब्जर्व हो रहा है, लेकिन ये तो फिज़िकल चेंज है, हम लोगों ने पहले ही देख लिया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इन चीज़ों से, इन इंडिकेशन से आप श्योर नहीं हो सकते हैं कि वहाँ पर एक केमिकल चेंज ही होगा। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि सिर्फ इनके बेसिस पर हम लोग नहीं कहेंगे श्योरिटी के साथ कि हम सर्टेन हैं, निश्चित हैं कि वहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है। ओके, हो सकता है कि वहाँ पर फिज़िकल चेंज ही हो रहा हो, तो ऐसा जनरली देखने को मिलता है। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। रिमेंबर ये जो वीडियोस हैं ये ज़्यादा बड़ी हम लोग इसलिए नहीं बना रहे हैं, आधा पौना घंटे की ही बनाएंगे, जिससे कि आप एक सिटिंग में एक बार में बैठकर एक वीडियो देख पाएँ, और जब जितनी भी बार आप सिटिंग पढ़ने के लिए बैठें तो उतनी ही बार आप एक न्यू वीडियो पूरी की पूरी कंप्लीजन शुरुआत से लास्ट तक देख पाएँ। तो चलिए आज के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।